अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। सुरेश रमेश से जलता था। रमेश अच्छा खाना बनाता था, उसका ढाबा अच्छा चलता था, वो अच्छे दिल का भी था, गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। रमेश और सुरेश के पिता नदी किनारे एक ढाबा चलाते थे। रमेश बचपन से ही अच्छे दिल का था और सुरेश बचपन से ही रमेश से चलता था। दोनों भाइयों के बीच में कभी नहीं बनी। दोनों बड़े हुए और एक दिन उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन रमेश ने सुरेश से कहा, भाई, बाबा का सपना था कि हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहें। अब से हम दोनों एक साथ बाबा का ढाबा चलाएंगे। लेकिन ये भाईचारे वाली बातें सुरेश को कहाँ पचने वाली थी। उसने कहा, नहीं, मुझे तेरे साथ ढाबा नहीं चलाना। ढाबे के 2 हिस्से होंगे, तू तेरा देख ले और मैं मेरा देख लूंगा, समझा? रमेश ने और बात नहीं बढ़ाया। ढाबे के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा रमेश ने लिया और दूसरा हिस्सा सुरेश के पास चला गया। रमेश ने एक नाव खरीदी। मैं हर रोज नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जाऊंगा और अपने ग्राहकों को ताजी मछली खिलाऊंगा। रमेश ने चिंटू को काम पर रखा और सुरेश ने बिट्टू को। बिट्टू ने सुरेश से कहा, उस्ताद, क्या कर रहे हो? आपके बड़े भैया नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जा रहे हैं, ग्राहकों को ताजी मछली खिलाने के लिए। आपको भी जाना चाहिए। चुप कर, मुझे ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझा? कौन इतना काम करेगा? मैंने मछली वालों से बात कर ली है, वो मुझे हर शाम को मछली देकर जाएगा। हर शाम? इसका मतलब दिन में जो मछली नहीं बिकेंगे वो आप खरीदेंगे, और वो मछली खराब निकली तो क्या हुआ? कम दाम में तो मिलेगा, उसे अच्छे से तेल में तल के बनाने से दुर्गंध नहीं आएगी। चल भाग यहाँ से, अब मुझे सोने दे। बिट्टू समझ गया कि सुरेश का ढाबा चलने वाला नहीं है। उधर रमेश चिंटू को साथ लेकर ताजी मछली पकड़कर वो दोनों ढाबे पर लौट आए। चिंटू, आज ताजी अच्छी मछली पकड़ में आई है, चल जल्द से जल्द खाना बनाते हैं। 10 बजते ही लोग खाने आ जाएंगे। हाँ रमेश भैया, मछलियों को साफ करता हूँ। अच्छे से साफ करना, और कोई मरी हुई मछली मिले तो उसे फेंक देना। ग्राहकों को खराब चीजें नहीं खिलाऊंगा मैं, बाबा ने यही सिखाया है मुझे। 10 बजते ही लोगों की भीड़ रमेश के ढाबे पर जमा हो गई और सभी ने भर भर के रमेश की तारीफ की। वाह रमेश, तुम तो तुम्हारे बाबा से भी अच्छा खाना बनाते हो भाई, और मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अरे आओ आओ भैया, आओ आओ, यहाँ आओ। अरे असली स्वाद तो यहाँ है, आ जाओ। बुलाने पर 2-3 आदमी सुरेश के ढाबे पर खाने के लिए तो आए, लेकिन मछली खाते ही उनका मुंह बन गया। अरे ये क्या भाई है? मछली से बदबू आ रही भाई। बदबू मछली से? नहीं तो ताजी मछली है। अरे सुरेश, मछली ताजी होती तो ऐसी बदबू ना आती, समझे? अरे मूड ही खराब कर दिया तुमने। अभी रमेश के ढाबे पर खाना खा के मूड ठीक करना होगा। जो 2-3 लोग आए थे वो भी रमेश के ढाबे पर ही चले गए। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। सुरेश रमेश से और जलता रहा। अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। आएंगे कैसे? खाने में टेस्ट तो होना चाहिए, ऊपर से मछली से बहुत बदबू आती है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। बिट्टू, तू मेरे ढाबे पे काम करता है या रमेश के ढाबे पे है? उसकी तारीफ किए जा रहा है। तारीफ नहीं भैया, मैं तो सच कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। सुन, ईमानदारी से आज तक कोई अमीर बना क्या है? अमीर बनना है तो आसानी से ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। सुरेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अगले दिन एक तरकीब लेकर आया। सुन बिट्टू, लोग खाने के नहीं, एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं। मतलब खाना कैसा भी हो, बाकी सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए मैं नदी के अंदर ढाबा बनाऊंगा, कांच का ढाबा। नदी के नीचे कांच का ढाबा? और उससे क्या होगा? उससे लोग खाते खाते नदी की मछलियां तैरते हुए देखेंगे। खाने पे किसी का ध्यान ही नहीं रहेगा, और मैं 4-5 गुना ज्यादा पैसे भी ले सकूंगा लोगों से, समझे? बिट्टू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क है। कांच टूट गया तो लोगों का क्या होगा? फिर तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बिट्टू के पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सुरेश ने नदी के नीचे ढाबा बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और रातों रात अच्छे कारीगर लाकर नदी के नीचे खुदाई करके कांच का ढाबा बना डाला। ये करते हुए उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। ये कुछ नया था, इसीलिए लोग उस ढाबे पर जाने भी लगे। ये क्या सुरेश,
मछली भात 400 रुपए? ये तो खुलेआम डकैती है भाई। अरे चाचा, स्पेशल ढाबे पर नदी के नीचे बैठ के खाना खाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। खाने का दाम बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी लोग उसी ढाबे पर जा रहे थे। रमेश के ढाबे पर लोगों ने जाना बंद ही कर दिया। ऐसे कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन एक साथ 40 लोग कांच के ढाबे के अंदर घुस गए। प्रेशर डबल हो गया और कांच टूट गया। ढाबे के अंदर पानी आ गया और लोग उसमें फंस गए। अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये क्या हो रहा है अचानक से? जरूर कुछ गड़बड़ है। चिंटू चल मेरे साथ। वो एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगा। अंत में रमेश ने सुरेश और बिट्टू को बचाया। किनारे पर आते ही बिट्टू ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि मत करो ये सब। एक साथ 40 लोगों को अंदर घुसा लिया। तुम बहुत लालची हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सभी ने सुरेश को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश का घर गिरवी था, उसका ढाबा भी चला गया और घर भी उसे वापस नहीं मिला। वो अपने लालच के कारण बर्बाद हो गया। बिरजू एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था। पहले वो ढाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए। स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था, लेकिन बिरजू को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना पसंद था। वो पत्थर से घर बनाता था। उस वजह से मोहन उसे डांटता भी था। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। बिरजू बड़ा हो गया, मोहन बीमार पड़ गया। बिरजू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया। उसका बेटा 10 साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया। जाने से पहले मोहन ने बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, वो ढाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद मोहन ने आखिरी सांस ले ली। अपने मरते हुए पिता से बिरजू ने वादा कर दिया था। अब उसे वादा निभाना ही था। लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ में वो बात नहीं थी। बिरजू भाई, बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर। अब क्या ही कर सकते हैं, रोटी और भिंडी मसाला देना 1 प्लेट। हाँ मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है, लेकिन खाते ही उस आदमी का मुंह बन गया। अरे ये क्या है, इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है। किसने बनाया है ये? जी मैंने बनाया है। क्या यार बिरजू भाई, इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है। अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा क्या? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक जाइए मालिक। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। निराश होकर बिरजू घर चला आया। उसकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता। तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा। एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बिरजू की जानी दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझ आ रहा था। राघव बिरजू का चचेरा भाई था। राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिरजू का ढाबा छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी। मनोहर बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, क्या खुशखबरी लाया है तू। अब बारी है उन्हें मजा चखाने की। अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट बनाएंगे? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। पैसे उधार लेंगे और रेस्टोरेंट नहीं चला तो चलेगा कैसे? नहीं, हम स्वादिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला। कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे। टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टोरेंट बनाने का काम शुरू हो गया। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, मर गए, राघव और मनोहर चाचा रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अब तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहाँ बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है। नया साफ सुथरा रेस्टोरेंट देखकर लोग वहाँ जाने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगे। जो बचे खुचे लोग ढाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजू को 2-4 बातें सुनाकर जाते थे। अब बिरजू कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था। उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था। अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे।
इसीलिए बिरजू चुप रहता और लोगों की बातें सुन लेता। धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। स्कूल में फीस न देने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। घर में 2 वक्त चावल और साग बनने लगा। एक रात को बिरजू रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, राघव इतना अच्छा खाना बना कैसे रहा है? टेस्ट कहाँ से ला रहा है वो? पता नहीं, सीखा होगा कहीं से। ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है। ये दोनों तो चोर लफंगे धोखेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला। राघव कहीं जा रहा है। बिरजू ने उसका पीछा किया। राघव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरीदी। मैंने सही पकड़ा था। बिरजू ने अपने मोबाइल पर पिक्चर उठा ली। उधर सरला की तबीयत खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा, माँ, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी। मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया। उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकालकर बिरजू ने रेस्टोरेंट के बाहर चिपका दी। लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए। लोगों ने मनोहर और राघव को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिरजू खुश होकर घर लौटा और सरला को सब कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ढाबा भी कैसे चलेगा? लीजिए भिंडी मसाला खाइए, मैंने बनाया है। बिरजू और सरला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोनों की बोलती बंद हो गई। मुन्ना बेटा, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है। सच? हाँ बेटा, तुझे तेरे दादाजी का टैलेंट मिला है। मुझे आज खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा, रुक जा, मुझे एक आइडिया आया है। मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से ढाबा बनाता हूँ। लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वाह पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। और फिर क्या था? बिरजू ने पत्थर की भिंडियों से ढाबा बनाया और ढाबा चल पड़ा। मुन्ना खाना बनाने लगा और बिरजू बाकी काम संभालने लगा। ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।